हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे जाने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी 2-4 लाइन जो है आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एक संवैधानिक पद है, एक दोस्तों स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट हाईली इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। और दोस्तों सीएजी जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उनके दोस्तों हेड कौन माने जाएंगे? उनके हेड माने जाएंगे सीएजी, राइट। और दोस्तों सीएजी को जो है अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, एक बात आपको ये याद रखनी है। और दोस्तों सीएजी को जो है रिमूव किया जा सकता है किस मैनर में, किस ग्राउंड पे? जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, उन्हीं के ग्राउंड पे, उन्हीं के आधार पे क्या है सीएजी को रिमूव किया जा सकता है, राइट। अब आप पूछोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो वो अपने जब भाग 5 संविधान का पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसके बारे में उसकी चर्चा होगी, राइट। 2 चीज़ें ये पढ़ी। इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि जो इनिशियल अकाउंट जो है वो तो कौन बनाता है? कंसर्न मिनिस्ट्री, कंसर्न जो बंदा जो ट्रांजैक्शन करेगा, कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न ऑफिस, राइट। इसके बाद दोस्तों वो क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देंगे, ठीक है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा दोस्तों? कंपाइल करेगा डेटा को और फिर वो सीएजी को दे देगा। सीएजी दोस्तों इससे कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट बनाएगा और दोस्तों इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होगा वो आज अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, राइट। और दोस्तों वो ऑडिट रिपोर्ट जो है यूनियन स्टेट या यूनियन टेरेटरी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाएगी। और दोस्तों उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको पार्लियामेंट में टेबल करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें जो है अपने ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करी थी, राइट। तो अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं जो कि है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पैरे दिए गए हैं? 3.7 देखिए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रेस्ट इन द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों 3 प्रकार की पावर मैंने बताई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, 2 होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी, तीसरी ये, राइट। अब दोस्तों लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? कानून को लागू करना नियम को, राइट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रेस्ट इन द प्रेसिडेंट। यूनियन का मतलब क्या है? भारत। दोस्तों जो भारत के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर रेस्ट करती है, राइट। कैसे रेस्ट करती है दोस्तों? क्योंकि कोई भी कानून बन गया तो उसको लागू करवाना है तो प्रेसिडेंट करवाएंगे, राइट। और दोस्तों प्रेसिडेंट किसके हेल्प से करवाएंगे? द प्रेसिडेंट हैज़ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, राइट। तो दोस्तों प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसके हेड कौन होते हैं? जिनके हेड होते हैं पीएम, राइट। दोस्तों आपने कैबिनेट का नाम सुना होगा, तो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो हमारे जितने भी मंत्रालय हैं उनके बड़े बड़े जितने भी विभाग हैं उन सब के मंत्री होते हैं, हेड होते हैं, राइट। आप दोस्तों रक्षा मंत्रालय का एग्जाम्पल ले लो, जैसे राजनाथ सिंह है, राइट, राजनाथ सिंह जी हैं। आप कोई और एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, रेल मंत्रालय का ले लो, राइट। और दोस्तों कई प्रकार की मिनिस्ट्रियाँ हैं, जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप कपड़ा मिनिस्ट्री का ले लो, एचआरडी का ले लो, राइट, गृह मंत्रालय का ले लो। तो उन सब के जो मंत्री हैं वो सब मिलके क्या है? कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है, राइट। कैबिनेट क्या बनती है? उनसे मिलके क्या है दोस्तों? कैबिनेट बनती है। और कैबिनेट का दोस्तों हेड कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। और दोस्तों प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पावर तो इनके पास है, राइट। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट जो है सहायता के लिए पीएम और उसकी कैबिनेट का क्या है? सहायता लेते हैं, कोई भी काम करना उनको हो तो। यस, ये हो गया दोस्तों 3.7। अब चलिए 3.8 पे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर। दोस्तों यहाँ पे बोला था प्रेसिडेंट, अब स्टेट के केस में आएंगे तो प्रेसिडेंट का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब दोस्तों अपनों ने सीएजी देखा था, सीएजी के अंदर भी क्या है? ये सेम लाइन अपनों ने देखी थी, ठीक है,
कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज एंड सील। तो वही चीज़ क्या है गवर्नर के साथ है, राइट। द गवर्नर हैज़ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। अब दोस्तों जैसे सेंटर के अंदर पीएम है, उसकी कैबिनेट है, स्टेट के अंदर क्या है जैसे सीएम है, पीएम की जगह क्या जाएगा सीएम, और उसकी क्या है कैबिनेट है, उसके मिनिस्टर्स हैं सारी मंत्रालयों के, राइट, जो क्या करते हैं गवर्नर को हेल्प करते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है उनको एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3.9 में क्या बोला गया है, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। दोस्तों कोई भी यूनियन टेरिटरी है इज एडमिनिस्ट्रेटर बाय द प्रेसिडेंट, और दोस्तों वो किससे क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है एडमिनिस्ट्रेड की जाती है, राइट, उनका प्रशासन चलाते हैं। एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट, और दोस्तों वो क्या है एक्टिंग टू सच एक्सटेंट मतलब क्या है अपने हिसाब से क्या है वो काम करते हैं वहाँ पे, राइट। लेकिन बाकी जो काम चलाने का काम है दोस्तों उस यूनियन टेरिटरी का वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करते हैं वो, राइट। वहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त कर देंगे कि भैया तेरे को ये काम देखना है, राइट। और दोस्तों प्रशासक क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या है यूनियन टेरिटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, राइट। सिंपल सी बात है। आगे देखिए 3.11 में द कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट वाज ट्रेडिशनली कंफाइंड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द सेंटर एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द स्टेट्स। दोस्तों कंट्रोल है किस पे फाइनेंसेस पे, फाइनेंसेस का मतलब दोस्तों जहाँ पे फाइनेंस की बात आएगी मतलब पैसे से रिलेटेड काम है, ठीक है, पैसा, राइट। द कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, दोस्तों फाइनेंस के गवर्नमेंट के फाइनेंस पे कंट्रोल जो है वाज ट्रेडिशनली, सब पहले दोस्तों क्या होता था कन्फाइंड टू मतलब वहाँ तक सीमित था, किस तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक। पहले दोस्तों गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो थे ट्रेडिशनली जो थे कन्फाइन किस पे थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, वो उसी का कंट्रोल था पूरा इन द सेंटर के अंदर। और दोस्तों इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द स्टेट, और स्टेट के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके पास क्या सारा कंट्रोल था गवर्नमेंट के पैसे का लेन देन का, राइट। आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ फिर विद द फिनोमिनल ग्रोथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। दोस्तों धीरे धीरे क्या है गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, पैसे की दोस्तों जो लेन देन था वो बढ़ा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों फिनोमिनल ग्रोथ होने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी आ जाने के बाद गवर्नमेंट एक्टिविटी की पावर्स वर डेलीगेटेड, पावर को दोस्तों डेलीगेट कर दिया आगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंटिन्यूज टू हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो दोस्तों क्या है इसके बाद पावर डेलीगेट कर दी किसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ को, ठीक है। किसने करी दोस्तों एमओएफ ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो स्टेट में। लेकिन दोस्तों ये दोनों के पास क्या कमान अभी भी इन्हीं के पास थी, ठीक है। हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों ग्रोथ हुई, कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो उन्होंने क्या है कंसर्न मिनिस्ट्री में क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो थी उनको बोल दिया कि हाँ आप अपना हिसाब किताब देखो पैसे का, लेकिन हमारा प्रॉपर कंट्रोल क्या है हमारे पास रहेगा, राइट। पावर्स वर डेलीगेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन दोस्तों कंटिन्यूज टू हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मतलब इनके पास जो क्या है पूरा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इनके पास रहेगा, ठीक है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों फॉर स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन इन फाइनेंशियल मैटर्स which include planning, programming, budgeting, monitoring and evaluation, and as an integrated financial advisor is attached to each ministry या department। दोस्तों इसके बाद क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होगी, काम को और जल्दी आपको करना है, तो फॉर स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से दोस्तों उनको फंक्शन करना है, स्पीडी करना है, इफेक्टिव करना है, किस मैटर में फाइनेंशियल मैटर में। वो दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है प्लानिंग करनी है आपको, प्रोग्रामिंग करनी है, बजटिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही तो है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तमाम तरीके के जो डिपार्टमेंट है तो उन्हीं का तो काम है ये, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या किया प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, बजटिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, इवैल्यूएशन करना है, तो ये सारा काम दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे ही था। तो इसलिए दोस्तों क्या है हर एक मिनिस्ट्री का काम ना करके हर एक मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या कर दिया एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है, जिसको दोस्तों IFA बोलते हैं,
आईएफए को क्या है अटैच कर दिया, राइट, अटैच टू ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो ये क्या है दोस्तों, आईएफए इन ईच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एक्ट्स एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब दोस्तों आईएफए जो है वो अपनों ने जब अकाउंट कोड पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि आईएफए जो डुअल रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑडिट कोड पढ़ते हैं दोस्तों, अकाउंट कोड पढ़ते हैं तो उसमें आईएफए का नाम आता है तो उसमें बोलते हैं डुअल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डुअल रोल दोस्तों ऐसे ही प्ले करता है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से क्या है फाइनेंशियल एडवाइज़र है। इंटरनल दोस्तों कैसा है, इंटरनल का मतलब है कि आपके मान लो डीएडी के अंदर जो लोग हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो दोस्तों डीएडी के अंदर जो उनको पावर डेलीगेट हैं यहाँ पे वो काम करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बाहर का कोई मुद्दा है मान लो, ठीक है, जैसे दोस्तों बाहर का कोई मुद्दा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, तो उसके केस में दोस्तों क्या है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करेंगे, ठीक है। इंटरनल तो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर के मुद्दे हैं तो वो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे क्या है उसका जवाब देते हैं, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट से दोस्तों कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ पूछ ली तो वो क्या है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे क्या है यहाँ पे जवाब दे देंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिशनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पावर थी। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डेलीगेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को दे दी, राइट। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने पास रखी। इसके बाद दोस्तों और चीज़ों को सरल बनाने के लिए आईएफए नियुक्त किया गया, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसके बाद दोस्तों आईएफए जो है हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया गया और ये इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता है। इंटरनल तो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो उसको पावर डेलीगेट करी गई है उसके हिसाब से वो साइन करेगा, और एक्सटर्नल दोस्तों कोई मुद्दा आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे क्या है वो जवाब देता है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों 3.11। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में बात की गई है, राइट। तो दोस्तों ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी अपनों ने अकाउंट कोड ऑडिट कोड में एक दो बार पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों डिटेल डिस्कशन इसका किया हुआ है, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस मतलब दोस्तों मोटी मोटी जो कैश का फ्लो का मिसमैच जो है उसको पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या है 3.25 में, द टर्म वेज एंड मीन्स रेफर्स टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स डेली कैश बैलेंस एट अ लेवल सफिशिएंट टू मीट्स इट्स डे टू डे रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दोस्तों पहली लाइन के अंदर बता दिया इसने, जो टर्म्स वेज एंड मीन्स हैं रेफर करती है कि इसको मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द गवर्नमेंट डेली कैश बैलेंस, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, मेंटेनिंग द गवर्नमेंट डेली कैश बैलेंस। अब इसको दोस्तों याद रखना है तो इसको दो बार लिखो, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या करता है, मेंटेन द गवर्नमेंट डेली कैश बैलेंस, ठीक है, ख़त्म। मेंटेन द गवर्नमेंट डेली कैश बैलेंस कौन करता है दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट। वेज एंड मीन्स एट अ लेवल सफिशिएंट टू मीट्स इट्स डे टू डे रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब इस लेवल पे रखेगा कि इसकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए गवर्नमेंट की, राइट। अगला देखिए दोस्तों क्या है, ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सारे दोस्तों पैसे रिसीव करे जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव करे जाते हैं, कोई भी केस हो, कुल मिला के पैसा आ रहा है इधर एज ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट को कोई चुकता करना हो किसी ने पैसा, और बाय वे ऑफ डिपॉजिट किसी ने पैसा जमा करवाया हो, रेमिटेंस मतलब पैसा आया है, और अदरवाइज एंटर इनटू द कैश बैलेंस, राइट। तो किसी भी प्रकार का दोस्तों क्या है पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है। सिंपल लाइन बोल दी है तो कोई इसका मुझे ज़्यादा सेंस लगा नहीं। अंडर द एग्रीमेंट्स विद आरबीआई, दोस्तों आरबीआई के साथ एग्रीमेंट है किसका, द गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेट अ मिनिमम बैलेंसेज विद द बैंक। दोस्तों एग्रीमेंट क्या है कि गवर्नमेंट को एक मिनिमम जो है बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट्स विद द आरबीआई द गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस विद द बैंक, ठीक है। तो गवर्नमेंट को दोस्तों क्या है आरबीआई के साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि एक मिनिमम जो बैलेंस है इतना तो हम रखेंगे ही रखेंगे, इससे कम हम नहीं कर सकते, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट वॉच इज़ केप्ट ऑन गवर्नमेंट्स कैश बैलेंस सो दैट इट डज नॉट फॉल बिलो द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एट एनी स्टेज, ठीक है। तो दोस्तों एक कॉन्स्टेंट वॉच जो है गवर्नमेंट के कैश बैलेंस पे रखी जाती है कि गवर्नमेंट का कितना पैसा जो है बैंक में रखा है, ठीक है। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इट डज़ नॉट फॉल बिलो द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एट एनी स्टेज, और वो दोस्तों जितनी मिनिमम लिमिट है उससे नीचे भी ना जाए वो,
ये वॉच भी रखी जाती है। 3.26 देखिए दोस्तों, जनरली द करंट रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द करंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, जनरली द करंट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों कई बार क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, गवर्नमेंट की जो करंट की प्राप्तियां हैं, करंट की जो रिसिप्ट्स हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ, वो दोस्तों कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्लियर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो दोस्तों जैसे जीएसटी का कलेक्शन है, ठीक है, एक प्रकार से रिसिप्ट है। तो ऐसा तो नहीं है कि अप्रैल में मान लो अप्रैल का जो जीएसटी है वो बहुत ही 1 अप्रैल को ही आ जाएगा। अप्रैल का दोस्तों जीएसटी है तो अप्रैल के एंड तक आएगा, मान लो मई में आएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों प्राप्तियां हैं, इनकम टैक्स है वगैरह वगैरह, तो वो दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट की क्या है, रिसिप्ट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन दोस्तों खर्चे तो उतने ही करने हैं गवर्नमेंट को दोस्तों, जितनी सब्सिडीज़ देनी है, ठीक है, जितना पैसा बांटना है, सैलरीज देनी है, पेड अलाउंसेस देने हैं, वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, वो तो कम नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि द करंट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द करंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक बात तो ये बोली, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो उतना ही है, ज़्यादा है प्राप्तियों से, ठीक है, ऐसे बोल दो, द करंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द करंट रिसिप्ट अर्ली इन द अर्लियर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक नंबर बात। दूसरा, समटाइम्स एक्सेप्शनली हैवी पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ कैश बैलेंस हैव ऑल्सो टू बी पेड। दोस्तों कोई भी मान लो इमरजेंसी आ गई, ठीक है, या कोई दोस्तों ऐसा काम आ गया कि जो करना ही है आपको, तो उसमें भी क्या है, आपको हैवी जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, हैवी जो है पेमेंट्स करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, आगे चलिए। तो दोस्तों इन केसेस में क्या हो गया कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपके पास रिसिप्ट्स कम हैं, ठीक है, या तो अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के पार्ट में या कोई आपने हैवी पेमेंट कर दी, तो उन केसेस में दोस्तों इन सच केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, पैसा उधार लेती है, किससे, रिजर्व बैंक से, ठीक है, अगेंस्ट इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, क्या करके दोस्तों, ट्रेजरी बिल्स को इशू करके, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के दोस्तों असेट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ की क्या है दोस्तों, एक प्रकार से मान लो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट के हैं, तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या है, उसके लिए लाइबल है उसकी पेमेंट के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने वो नहीं चुकाया पैसा जो उसने लिया है, तो वो क्या है दोस्तों, जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो आप, मान लो आपने मकान के कागज़ रखे, किसी पे लोन ले लिया, ठीक है, मैंने मान लो मुझे लोन चाहिए था, तो मैं क्या हुआ, मेरी प्रॉपर्टी के कागज़ मैंने किसी को दे दिए, उससे मैंने लोन ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो प्रॉपर्टी के कागज़ जब्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये लोन ही तो लिया है गवर्नमेंट ने बैंक से, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल दे दिया और कह दिया भैया हमारे पैसे दे दो हमें थोड़े से, क्योंकि हमारा खर्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2-4-5 महीनों में हमारे जो रिसिप्ट्स होंगी उससे हम इसको चुका देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया दोस्तों, इन सच केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द रिजर्व बैंक अगेंस्ट इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर रीप्लेनिशिंग इट्स कैश बैलेंस। रीप्लेनिश का मतलब है दोस्तों वापस भरना, ठीक है, अपना कैश बैलेंस जो कम हुआ था उसको वापस भरने के लिए। सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीमेंट्स विद द रिजर्व बैंक ऑब्टेन वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम द बैंक विच आर रीपेएबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट के हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेज एंड मीन्स एडवांसेज उठाए, ऐसा ही दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेज उठाते हैं और बैंक से क्या है पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, जो उनको दोस्तों क्या है 3 महीने के अंदर चुकाना होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीमेंट विद द रिजर्व बैंक ऑब्टेन वेज एंड मीन्स एडवांसेज फ्रॉम द बैंक विच आर रीपेएबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, जो दोस्तों उनको क्या है 3 महीने के अंदर चुकाना होता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, ट्रेजरी रूल्स। अब ये सवाल दोस्तों 3.28 का क्या है, हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ था। अब एसएएस के एग्जामिनेशन में ये सिलेबस में नहीं है तीसरा चैप्टर, फिर भी मॉडल पेपर में दोस्तों दे दिया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेबस दे तो दिया हमें, और उस सिलेबस के हिसाब से एग्जामिनर चलेगा नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 20 सवाल में से दोस्तों इस बुक से 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है, एक आगे सवाल और आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 20 में से दोस्तों 2 पूछे गए हैं, 2 में से भी एक सवाल जो है विदाउट सिलेबस पूछ लिया, तो मान लो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 6 या 7 सवाल इस किताब से आते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो अपने 6, 7, 8, 15 से 18 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। तो देखिए दोस्तों क्या आया था सवाल, ये 3.28, ये पूरे पैरा में एज इट इज़ जो है फोटोकॉपी लाइनें दे दी एग्जामिनर ने, ठीक
ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है दोस्तों, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो फोटोकॉपी आएंगे आपकी किताब की एज इट इज़ लाइंस में, ठीक है। आपने ढंग से दोस्तों पढ़ा होगा 3-4 बार चीज़ों को, देन दे विल बी क्लिक्ड, तो चीज़ें क्लिक हो जाएगी। अगर अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए, द पावर टू रेगुलेट द पेमेंट्स ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। दोस्तों पावर है किस चीज़ की? रेगुलेट करने की। रेगुलेटर दोस्तों मैंने आपको बताया था रेगुलेटर से बना है। रेगुलेटर दोस्तों क्या करता है? हमारा सिलेंडर है कोई भी, मान लो ये, ठीक है। तो रेगुलेटर दोस्तों यहाँ लगा होता है, तो वो क्या करता है? इस गैस को कम ज़्यादा करता है। आप कम खोलोगे तो कम आएगी, ज़्यादा खोलोगे तो ज़्यादा। इसी प्रकार से दोस्तों रेगुलेट करना है किसको? पेमेंट को, ठीक है। पेमेंट दोस्तों कौन सी? पैसे की पेमेंट को। इसको रेगुलेट कर, पैसे की पेमेंट जो है, मनी की जो पेमेंट है, उसको रेगुलेट करने की पावर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कितना पैसा देना है, उनको रेगुलेट करना है मनी को, ठीक है। द विड्रावल ऑफ मनी देवर फॉर्म, ठीक है, पैसा जितना निकालना है। एंड द कस्टडी ऑफ मनी इज देयर इन इज़ वेस्टेड इन विच एजेंसी। तो दोस्तों वो कहाँ पे वेस्टेड है, किसके पास वेस्टेड है? दोस्तों इतने बड़े बड़े काम हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बड़ा अगर काम आ गया, ठीक है, तो वो दोस्तों एक बंदे पे क्या है, ऐसी जिम्मेदारी नहीं दे दी जाती, ठीक है। इस टाइप के दोस्तों और भी सवाल आएंगे। कुछ सवाल आपको कॉमन सेंस से करने पड़ेंगे। मान लो 100 सवाल हैं, तो आपको मान को चलिए 15 से 18 सवाल जो हैं वो आपको कॉमन सेंस से करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बोल दिया कि यार कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है, वहाँ से विथड्रॉ करना है, कस्टडी करनी है मनी की, ठीक है, रेगुलेट करना है, पावर। तो इतनी बड़ी बड़ी पावर तो यारो मतलब बहुत बड़ी एजेंसी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदे को दे दूँ मैं ऐसी पावर। तो दोस्तों ऐसी जब भी चीज़ें होगी, नियमों कानूनों में चेंज करना है, पावर रेगुलेट करनी है पैसों की, तो ऐसी चीज़ें दोस्तों पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा है उसके अंदर, ठीक है, संसद है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्रधानमंत्री है, लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। तो वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के पास है। देखिए दोस्तों, इसका किताब के अंदर पूरी लाइन क्या दिया गई है? इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट दे देगा ऑप्शन में, और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट की दोस्तों विधायिका जो है, और द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरेटरी एज द केस में, जो भी केस हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया है, तो फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों 3.29 नंबर पैरा है ट्रेजरीज़ के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा लंबा पैरा है, 3-4 स्लाइड इस चैप्टर की और है, लेकिन वीडियो दोस्तों 20-22 मिनट से ऊपर हो गया, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, और दोस्तों कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर भी अपने स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।